गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो द टॉपिक इज वेरी वेरी स्पेशल। काफी ट्रिकी लगता है टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा टॉपिक चल रहा है ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 12th बोर्ड्स चैप्टर नंबर 9। ओके, जिसके लास्ट पड़ाव पे हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वी वर डीलिंग विद सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी सी टाइप अपना चेंज कर देती है, तो अपने को टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। तो उसकी उसी टेक्निक में से एक आखिरी टेक्निक बचती है जो हमारे कोर्स में, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले बात करेंगे कि क्यों टेक्निक चेंज करनी पड़ रही है। तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आप उसको अभी तक जितनी टेक्निक्स आती है उससे रफली सोचो भी सॉल्व हो सकता है क्या ना। तभी तो आपको, जब तक जरूरत नहीं लगेगी ना तब तक आप चीज नहीं सीखोगे। एक होता है ना, वो जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है ना। भाई जब तक आपको जरूरत नहीं होगी ना, लेट्स से कि साइंटिस्ट को जरूरत पड़ी यार रोशनी हो, तभी तो उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिए। साइंटिस्ट को जरूरत पड़ी कि यार मैं दूर कहीं बात करूं, तो उसने टेलीफोन बना दिया। उसको जरूरत ही नहीं फील होती तो वो क्यों मेहनत करता है ना। अब हम एक एक सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रहे हैं, आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे सर ये तो अभी तक जितनी टेक्निक सीखी है उसे सोल्व ही नहीं हो रही, तो जरूरत पड़ी नई टेक्निक डेवलप करने की। तो ये डेवलप हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो लेट्स से कैसी, तो एक एग्जांपल देते हैं आपको। ट्राई टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल, मतलब सॉल्व क्या करना, आप तो बस टेक्निक बता देना कि ऐसे सॉल्व हो सकती है ना। लेट्स से मैंने कहा dy by dx इक्वल टू 3x प्लस 2 3xy, सॉरी 3xy प्लस प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ। आपने अभी तक दो टेक्निक सीखी हैं सॉल्व करने की। क्या? एक तो वेरिएबल सेपरेशन और एक होमोजीनस। तो अगर आप इसको वेरिएबल सेपरेशन करने के हिसाब से सोचें तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा, वन है, राइट। तो आप dy के साथ चलो वन ले आएंगे, लेकिन dx के साथ जब आप लेके जाएंगे तो एक y फंस जाएगा। फंसेगा नहीं फंसेगा बताओ। तो dx के साथ सारी dx की टर्म्स होनी, x की टर्म्स होनी चाहिए, और y के साथ सारी y की टर्म्स होनी चाहिए। तो ऐसा ही होना चाहिए ना। तो आप कैसे भी करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेशन फेल। ऐसे ही तो करते थे वेरिएबल सेपरेशन में, पहले आई dy बाई dx को आइसोलेट करते थे, फिर dy के साथ dy वाली टर्म्स, x dx के साथ x वाली टर्म्स। अब होमोजीनस की ट्राई कर लेते हैं। सर एक काम करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x कर दो, है ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बोथ साइड्स तो कर ही नहीं सकते, खैर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करने की सोच सकते हैं अपन, है ना। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कराऊंगा मैं, 3xy को x से डिवाइड कराया तो 3y, 3 3x कट गया ना, x से डिवाइड करा रहे हो 3y, प्लस cos x को x से डिवाइड कराया तो cos x बाई एक्स, cos x बाई एक्स, और डिवाइडेड बाय नीचे वन को भी तो x से डिवाइड कराएंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/x। ये क्या ही बन गया, दूर दूर से ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं लग रही। केवल y/x में तो कोई आ ही नहीं पाया, y/x में तो कोई भी चीज आ ही नहीं पाई। चलो एक्स स्क्वायर से करवा दो, एक्स स्क्वायर से करवा दो तो एक एक एक्स से और डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये y के नीचे क्या आ जाएगा, x। भाई एक एक एक्स और डिवाइड करवा दूं, ये x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो केवल एक ही y/x की टर्म बनी है, बाकी सब तो कुछ ऐसी टर्म्स बनी है जो y/x में नहीं है। तो होमोजीनस भी फेल। दैट मीन्स वी नीड टू डेवलप एन अनदर टेक्निक, वी नीड टू डेवलप एन अनदर टेक्निक। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं है, आप कैसे पहचानोगे? पहचानना भी तो है, आप कैसे पहचानोगे? आप तो ना एक एक टेक्निक लगा के देखोगे, है ना। आप कैसे पहचानोगे? तो आप देखो डी वाई के साथ, कल आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन, डी वाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वन, डी वाई इंटू वन। डी एस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा तामझाम। तो डी वाई के साथ जो भी टर्म है उसकी डिग्री है 0, और dx के साथ दो टर्म्स हैं, दोनों की डिग्री अलग अलग है। इसकी डिग्री क्या है, 1 + 1 2, और इसकी डिग्री क्या है, 1। cos x की पावर 1 है ना, वो cos x की कौन सी पावर है, ये 1, तो इसकी पावर है 1। तो dy के साथ जो टर्म्स है उनकी पावर और dx के साथ जो टर्म्स है उनकी पावर मैच होनी चाहिए, तब जाके ही होमोजीनस होती है, अदरवाइज तो होमोजीनस होती नहीं। तो होमोजीनस चेक करने के लिए उसको सोल्व करने मत बैठ जाना कि मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इससे केवल ये छोटी सी टेक्निक से आप पता लगा सकते हैं, है ना। तो केवल और केवल आप क्या जाना, वेरिएबल सेपरेशन में जाना। अगर वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं तो ठीक है, डिग्री जोड़ लेना dy और dx के साथ लगे हुई टर्म्स की। वो भी नहीं होती तो फिर तीसरी टेक्निक क्या बचती है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है ना। अभी किस तरीके की होती है सर, ये बताओ ये किस तरीके की होती है। तो ये दो टाइप की हम सीखेंगे जो हमारे कोर्स में है, मतलब दोनों टाइप की, वही डी वाई बाई डी एक्स टाइप की और डी एक्स बाई डी वाई टाइप की। तो ये कहता है, अभी लिखवा दूंगा मैं नोट्स, शॉर्ट में एक बार पढ़ते हैं। ये कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी, अब आप सोचोगे पी क्या है, इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर, अगर पी और क्यू जो हैं आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, और कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स। क्या कहा मैंने। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं ना। अभी शुरुआत में टॉपिक बड़ा हेक्टिक लगेगा ना, बिल्कुल ऊपर से बाउंसर जाएगा ना, थोड़ा सा इसमें घुसने की कोशिश करो, फोकस करो है ना क्या करें, है ना। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, लग गया था ना। लेट से मैंने एक इक्वेशन दी, अभी अभी वाली ले लो, जिससे पहले वाली जो मैंने आपको कही थी, क्या कही थी बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस कोसेक, यही कही थी। इसको मैं तब्दील कर दूं, 3xy को उधर ले आऊं, तो ये क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3xy इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स। अब आप चेक करो बेटा, इसको इससे कंपेयर करो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, y की जगह y भी आ रहा है, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3x। p की वैल्यू क्या आई बताओ, -3x, और q की वैल्यू क्या आई बोलो, cos x। उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था कि p और q फंक्शंस ऑफ x आने चाहिए, आ रहे हैं। p की वैल्यू फंक्शन ऑफ x है, q की वैल्यू फंक्शन ऑफ x है, और नहीं आ रहे हैं तो कांस्टेंट्स आने चाहिए। यानी कि p की वैल्यू 3 2 5 ऐसा भी कुछ हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, पर फंक्शन ऑफ y नहीं होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट। p की वैल्यू फंक्शन ऑफ y नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर होता, तो एक y तो मैं 3xy के साथ रखता और एक y अलग करता, मतलब y से तो y कंपेयर हो जाता, और p की वैल्यू क्या आ जाती, 3xy हो जाती। वो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। समझ गए, क्लियर है, इज दिस क्लियर। p और q क्या होना चाहिए फिर से बताओ, फंक्शंस ऑफ x। अगर dy बाई dx वाली चल रही है, अभी dx बाई dy भी चलाऊंगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसमें ना, फंक्शन ऑफ y चाहिए, लेकिन वो सोचना फिर उससे ज्यादा हैक्टिक है, तो एक बार पहले कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे अपन एक आध से, है ना। p एंड q शुड बी व्हाट, अ फंक्शन ऑफ x, और कौन सा, अच्छा सर और कांस्टेंट समझ नहीं आया। कांस्टेंट भी तो x का एक फंक्शन की तरह डिनोट किया जा सकता है। ये तो आपको एक चीज याद रह जाए इसलिए अलग से बता रहे हैं, नहीं भी बताऊं तो भी वैलिड है। देखो कैसे, अगर मैं आपको नहीं बताता, लेट से, ध्यान से सुनना, मैं आपको नहीं बताता ये वाली बात, मैं आपको ये वाली बात नहीं बताता, कांस्टेंट्स भी होने चाहिए, ये वाली बात मैं आपको नहीं बताता, लेट से मैं स्किप कर गया, बताई नहीं मैंने, और कल को इक्वेशन आ गई जिसमें यहां पे लेट से ये x नहीं है, तो यहां पे भी x नहीं है, तो p की वैल्यू क्या आई, -3। तो आप कहोगे सर दिस इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने कहा था p एंड q शुड बी द फंक्शंस ऑफ x, कांस्टेंट वाली बात तो मैं बताना भूल गया आपको, है ना। तो आप कहोगे इट इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं कहूंगा अभी भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि -3 को मैं लिख सकता हूं -3 x⁻0, अभी भी x का फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू भी तो x का फंक्शन हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो वो तो बच्चे को थोड़ा सा याद रह जाए इसलिए स्पेशली लिखा गया है, और कांस्टेंट्स अगर स्किप कर देना इस बात को तो भी वो चीज अंडरस्टूड है। कुल मिलाकर फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है कि उसकी वैल्यू में वाई नहीं आना चाहिए, चाहे जो आ जाए, चाहे जो आ जाए, क्या नहीं आना चाहिए, वाई नहीं आना चाहिए, चाहे से कांस्टेंट नंबर आ जाए, चाहे से एक्स का कोई भी टर्म आ जाए। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये तो डेफिनेशन है, इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करने की टेक्निक पे अभी तो मैंने बात ही नहीं करी, सॉल्व कैसे करनी है वो तो टेक्निक अभी बताएंगे। ये पहले तो पहचानो, पहले तो क्वेश्चन की पहचान, अरे भैया ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका जस्ट दूसरा केस भी देख लो कि अगर डी वाई बाई डी एक्स की जगह कल को क्या आ जाए, क्या आ जाए बेटा, डी एक्स बाई डी वाई। कैसे, अब अपन वैसे याद रखेंगे तो साथ में ये भी याद रखेंगे, और कॉन्स्टेंट्स है ना। ठीक है, तो दूसरा केस ले लेता हूं, लेट से मैंने कहा डी एक्स बाई, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, देखो डी एक्स बाई डी वाई, पी और क्यू तो आज भी होंगे, लेकिन पी के साथ वाई नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एक्स इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू। अब यहां पे पी और क्यू क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ वाई हो जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स ना। इफ पी एंड क्यू
आर द फंक्शंस ऑफ y और कॉन्स्टेंट्स। तो कहने का मतलब ये है जो यहां है वो यहां है, बस इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, और पी और क्यू उस चीज के फंक्शंस हैं जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। यहां पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है तो पी और क्यू एक्स के फंक्शंस हैं। यहां पे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है तो पी और क्यू वाई के फंक्शंस। और जो चीज साथ में लगी हुई है वो जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे वहां पे y को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस p के साथ, अच्छा दोनों के साथ मत लगा देना। फॉर एग्जाम्पल p के साथ भी y लगा दिया और q के साथ भी y लगा दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो दो में से एक चीज के साथ लगेगा, दो में से एक चीज के साथ लगेगा, जिस चीज के साथ लगे उसको एलएचएस में लिया ना, जिस चीज के साथ नहीं लगे उसको आरएचएस में छोड़ देना। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा dy by dx इक्वल टू, है ना, मैंने कहा 3x प्लस वाई कॉस एक्स, ये कह दिया मैंने, है ना। तो अब y किसके साथ लग रहा है, इसके साथ लग रहा है ना। तो आप इस टर्म को लेके आओ एलएचएस में, 3x को मत लेके आओ, उस टर्म को उधर ही छोड़ो जिसके साथ y नहीं लगा हुआ है, जिस टर्म के साथ y लगा हुआ है उसको इधर लेके आओ। तो इसको तब्दील कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, dy बाय डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स, या फिर माइनस कॉस एक्स इंटू वाई, वाई को बाद में लिख दें माइनस कॉस एक्स इंटू, और वाई अलग से लिख दें वाई, है ना, इक्वल टू 3x। तो चेक करो, p एक फंक्शन ऑफ x है, माइनस कॉस एक्स आ रहा है, और q एज ए फंक्शन ऑफ x है, 3x आ रहा है, और y की जगह y आ रहा है। मतलब y वाली टर्म को इधर ले आएंगे अपन, फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, है ना। नहीं, अगर मैं फिर वेरिएबल सेपरेट करके क्या कर सकते हैं, फिर तो आप y से डिवाइड करा दो ना। हाँ, फिर उन दोनों टेक्निक में से किसी एक टेक्निक से यूज होगी ना, ये टेक्निक तो पर्टिकुलरली इसके लिए जब y ना आए, जब y आ जाए तो ऑब्वियसली उन दोनों टेक्निक में से सॉल्वेबल होगी, है ना। और हो सकता है अपन ने सॉल्व करी भी हो, अपने को नाम नहीं पता था, बस अपने को नाम नहीं पता था भाई, हो सकता है अपन ने पहले भी सॉल्व करी हो, अभी इसको एक नाम दे दिया गया भाई। इसमें अगर y ना लगा हुआ हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है क्या। चलो अब सॉल्विंग टेक्निक पे बात करें। चलो पहले इसके लिए दो चार नोट्स लिख लो डेफिनेशन वाइज। लिखो। टाइप वन, दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम्म 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 ऐसा नहीं, 3xy प्लस कॉस एक्स था ना, 3xy प्लस कॉस एक्स था। तो y के साथ मतलब दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म में ही y होना चाहिए, तो एक टर्म में y इसके साथ है ना, तो जो टर्म में y है उसको तो dy बाई डी एक्स के साथ ले जाएंगे इधर एलएचएस में, और जिस टर्म में y नहीं है उसको आरएचएस में छोड़ देंगे। मतलब जिस टर्म के साथ y है वो तो पी वाई वाली टर्म है, पी वाई, और जिस टर्म के साथ y नहीं है वो क्यू वाली टर्म है। तो पी वाई और क्यू दो टर्म्स चाहिए ना अपने को। लेट से इसके साथ भी y आ जाए तो पी वाई क्यू वाई दो टर्म्स ऐसी बन गई। तो सुनो, आप कह रहे थे ना, सुनो इधर देखो, अगर आप कह रहे हो ना इसके साथ y आ जाए तो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप ले सकती है, पता है कैसे, देख लो उसको भी। लेट से कि यस y को कॉमन ले लो। हाँ, देखो आपने कहा कि सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना, 3xy प्लस कॉस एक्स है, लेट से, है ना। आप कह रहे हो कि सर y वाली टर्म को इधर ले आओ, y वाली टर्म को क्या करो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3xy इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब आपकी p की वैल्यू क्या हो गई, टेल मी। p की वैल्यू तो हो गई -3x, राइट, और q की वैल्यू क्या हो गई आपकी cos x, है ना। अब आप कह रहे हो सर इसमें भी x y लग जाए, यही कह रहे हो आप कि इसमें भी y लग जाए, तो ले लो सेकंड केस। लेट से कि इसमें भी y लग गया, dy by dx इक्वल टू 3xy प्लस y, इसके साथ भी लग गया मतलब y इंटू कॉस एक्स, है ना। दोनों में y लग गया, तो अब मैं किसको लेके आऊं वहां पे, है ना, अब मैं किसको एलएचएस में लेके आऊं, आप ये कह रहे हो अब एलएचएस में किसको, दोनों को ले आओ, क्योंकि y वाली टर्म तो इधर ही आएगी। फिर सर आरएचएस में क्या रखेंगे, जीरो, जीरो इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, क्योंकि वैल्यू जीरो। समझ गए। तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल भी बना सकते हो आप, है ना, उस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। माइनस माइनस बोलो क्या हो जाएगा, वाई, वाई तो कॉमन, है ना, वाई कॉमन, और बचेगा क्या 3x प्लस वाई, और 3x प्लस कॉस एक्स, है ना, और उधर क्या बचेगा, जीरो। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं माइनस ऑफ, माइनस भी तो लगेगा इसके साथ, माइनस ऑफ 3x प्लस, यानी -3x माइनस कॉस एक्स, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो स्टिल इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके ना।
अभी तक तो सामने नहीं आएगी, और आएगी तो फिर डिग्री ज्यादा में आएगी। आएगी तो क्या आएगी, डिग्री ज्यादा में आएगी, जैसे कि पावर 3 से ज्यादा में आएगी। समझ गए? ठीक है ना। और अभी तक तो नहीं है, आएगी तो बताएंगे। वैसे तो नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ठीक है ना। देखो डिग्री वन एंड क्या पढ़ते हैं अपन, ऑर्डर वन। ऑर्डर वन डिग्री वन में तो यही तीन टेक्निक्स काम करती है ना। अब ऑर्डर एंड डिग्री बढ़ा दें तो अभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो चार बड़ी बड़ी बुक्स सीखनी है आपको है ना, एक ही टॉपिक में, जब आप इसको सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। चलो अब एक बार लिखना स्टार्ट करो, तो थोड़ा बहुत समराइज भी होता रहा है ना। बहुत सारी चीजें जब बिखर जाती है ना तो समेटना जरूरी होता है। समेटो एक बार चीजों को। टाइप वन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। लिखो लिखो लिखो। हाँ। अभी तो दो बुक्स में सारे चैप्टर्स हैं। इस अकेले टॉपिक पे तीन बुक्स हैं, अकेले इसी टॉपिक पे, पर्टिकुलरली ऑन दिस टॉपिक, है ना। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लिखो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो कोई बात नहीं ना, डरने की क्या बात है, आप ये सोचो कि सीखेंगे हम कुछ। हाँ, dy by dx plus py equal to q is a linear differential equation. A differential equation of this form dy by dx plus py equal to q is a linear differential equation if p and q are either the functions of x or constants. If p and q are either the functions of x or constants. देखो इतना। हो गया डन। ये तो टाइप वन, और टाइप टू भी लिख लो लगे याद। तो डेफिनेशन पार्ट, हाँ, dx बाई डी वाई हो जाएगा, और पी एन क्यू फंक्शन ऑफ क्या हो जाएंगे, वाई। मतलब शक्ल तो पी एक्स जैसी दिखाई देगी, उसकी शक्ल कैसी दिखाई देगी, पी एक्स, और पी और क्यू खुद क्या होंगे, फंक्शन ऑफ वाई होंगे, है ना। ओके, तो चेंजेस कर लो। अच्छा एग्जाम्पल भी है, चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन। कुछ एक एग्जाम्पल्स भी देखो, इस पहली टाइप के एग्जाम्पल्स देखो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू साइन एक्स। देखो इसमें p की वैल्यू क्या रख सकता हूं, 5 कांस्टेंट, और q f फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना। इसमें p की वैल्यू क्या रख सकता हूं, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x, और अब की बार q कांस्टेंट। हाँ वैसे देख लो तो सारे फंक्शन ऑफ x हैं, और पर्टिकुलरली कांस्टेंट की बात करें तो इधर इस बार ये कांस्टेंट और ये x का फंक्शन है ना। इधर आओ, ये कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट, दोनों भी कांस्टेंट हो सकते हैं ना। ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, चारों ही केस ले लिए लो, है ना, चारों ही केस ले लिए। ये भी फंक्शन ऑफ एक्स और ये भी फंक्शन, तो पहले केस में, पहले दो केस में एक कांस्टेंट एक फंक्शन ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, और लास्ट में दोनों ही फंक्शंस ऑफ एक्स। तो इन चारों में से किसी भी टाइप की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे तो वो टाइप वन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। ओके। अच्छा कई बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी भी पड़ती है। बनाने का मतलब है कि लेट से कि यहाँ पे अगर मेरे को इसके साथ मान लो 3x लगा हुआ है, तो आप पूरी इक्वेशन को 3x से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, वन ही उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो वो बनाने के बाद फिर चेक होगी भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ओके टाइप टू आ जाओ, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। अब देखो p और q तो उसको अलॉट हो गया ना लेटर्स, तो इसके लिए जो नए लेटर्स हैं वो है p डैश q डैश। क्या है इसके नए लेटर्स, p डैश q डैश। नए लेटर्स दिए गए इसको p डैश q डैश, बस इतना सा है। इधर p डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ p नहीं है, समझ गए। इधर p डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ p नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का तो फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट भी तो हो सकते हैं। यहाँ पे p डैश q डैश एक लेटर्स है बस, है ना, वेयर p डैश एंड q डैश आर आइदर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट्स। क्या करें, चीजें इतनी सारी हो जाती हैं, है ना, कंफ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, हो गया। देखो 11 12 में आपने नोटिस किया होगा, मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा है ना, और नई नहीं है। एक तो नई, और फिर नंबर में ज्यादा,
मतलब एक नई चीज सिखा देते हैं, 25 नई चीजें हो गई। अब 25 नई चीजें हो गई तो दिमाग की एक क्षमता होती है और उसको फिर एक लिमिटेड टाइम में कवर भी करना। भाई इसके लिए आप दे देते 5-6 साल तो आराम से एक एक सीख लेते हैं, उसको आपको साल भर में कवर भी करना है ना। तो इसीलिए वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बाकी अगर डिफिकल्टी, पर्टिकुलरली डिफिकल्टी लेवल की बात करें ना, तो क्लास 10th तक डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है बच्चे का, क्योंकि वहां पे बच्चे का माइंड कम डेवलप होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री जैसे बड़ी बड़ी चीजें वहां पे देखने को मिलती है ना, साइन थीटा कोस थीटा, बड़ी बड़ी सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी। अभी कहाँ सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी की अपन बात कर रहे हैं ना, इजी चीजों की बात कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि चीजें ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है, तो इसीलिए वो डिफिकल्टी लेवल फील हो रहा है, टाइम कम मिलता है। हाँ, प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर ज्यादा है ना। इसके बाद क्या है, कॉलेज का सिलेक्शन और ये सारी चीजें, तो बस वो सारी चीजें मिलके इनको मुश्किल बना देती हैं। बाकी अगर आप फ्रीली केवल सीखने के हिसाब से देखो ना कि मेरे को प्रेशर नहीं है ना। और एक चीज बताऊं, हमेशा आपको एक चीज बताता हूँ, देखो कहना नहीं चाहिए, देखो वैसे तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, सारे स्टूडेंट्स की है ना जो परसेंटेज बनती है वो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन आई पर्सनली फील कि जो है ना 95 वाले बच्चे होते हैं ना, 95 वाले बच्चे, अब मैं ऐसे पर्टिकुलरली मत लेना कोई भी स्टूडेंट, वो है ना लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं होते जितना उनको होना चाहिए, बजाय के 80 to 90 के लाइन वाले। पता है क्यों? क्योंकि 95 वाले आई पर्सनली फील की रट के पास होते हैं, और मतलब वो पूरे दिन भर पढ़ाई में घुसे रहते हैं। और आज का जमाना ऐसा रहा ही नहीं कि पूरे दिन आप पढ़ाई में घुसे रहो, आपको सब कुछ आना चाहिए। 80 to 90 वाला जो परसेंटेज वाला बच्चा होगा ना, वो 80 to 90 लाया है, तो इसका मतलब उसने अपना सारा टाइम पढ़ाई में नहीं दिया, उसने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी दिया है, उसने चीज को सीखने में टाइम दिया है, समझा है अच्छे से। मतलब उसके उसका टास्क ये था कि है ना मैं चीज को यार समझूं, मार्क्स तो क्या आते रहते हैं, है ना। तो वो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल है, उसने कुछ और भी अपने अंदर टैलेंट डेवलप किए हैं। जैसे मान लो कोई किसी, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को है ना प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में इंटरेस्ट है, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में डील करेगा, तो ऑब्वियसली पढ़ाई में कम टाइम देगा, तो वो 95 से उसकी परसेंटेज गिर के इधर आ जाएगी, लेकिन उसने साथ में कुछ और भी तो सीखा है। और 95 वाले को टाइम होगा कि कुछ और सीखने का। और आज का जमाना है ही ऐसा, है ही नहीं कि केवल आप अपने पढ़ाई के दम पे सक्सेसफुल बनो, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आनी चाहिए। तो डोंट रन आफ्टर द मार्क्स, है ना, रन आफ्टर द नॉलेज। आप चीज को सीखो ढंग से, तसल्ली से सीखो। मार्क्स तो थोड़े बहुत कम भी आ जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। 98 भी कम लगते हैं आजकल तो बच्चों को, मतलब कहते हैं 98 में भी एडमिशन नहीं हुआ, फिर क्या लाया बच्चा बताओ। ठीक है ना। तो इसी की ओर मत करना, मार्क्स 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 अच्छे लाने हैं, ये हमारा टास्क होना चाहिए, लेकिन पागल नहीं होना है। आपका मेन टास्क ये होना चाहिए, मेन टास्क ये होना चाहिए कि मेरे को चीज समझ में आ जाए। ठीक है, इस पर्पज से आप पढ़ाई करो, पर्पज ये नहीं होना चाहिए कि मार्क्स है। ओके, चलो। और मार्क्स अपने आप आएंगे फिर अगर आपको चीज आती है तो, है ना। तो पी डैश एंड क्यू डैश आर आइदर द फंक्शंस ऑफ वाई और कांस्टेंट। तो इसके भी एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, वही जैसे 4 एग्जांपल वहां लिए अपन ने, दोनों कांस्टेंट, एक फंक्शन ऑफ एक्स दूसरा कांस्टेंट, इस तरीके से। तो dx बाई dy देखो दो ही लिए, समझ गए, समझ जाओगे आप, है ना। तो +36 क्या लिखा है आगे, x है ना, +36 x। ओके, तो देखो यहाँ पे p तो हो गया मेरा कांस्टेंट, और q हो गया मेरा फंक्शन ऑफ y, है ना। और इधर आओ, p हो गया मेरा फंक्शन ऑफ y, और q हो गया मेरा कांस्टेंट, q हो गया मेरा कांस्टेंट। तो ये दो तरह के की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपन बात करेंगे इनको सॉल्व कैसे करें, एल्गोरिथम ऑफ सॉल्यूशन, एल्गोरिथम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, शुरू करें, इतना नोट हो गया। चलो, अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के दो ही स्टेप्स है ना, तो वो दो स्टेप्स डायरेक्ट बताऊंगा मैं सबसे पहले तो, है ना। और उसके बाद उस दो स्टेप्स के पीछे की भी क्या हिस्ट्री है वो बताऊंगा, हिस्ट्री बाद में बताऊंगा क्योंकि नॉट सो इंपॉर्टेंट है वो, आपको क्वेश्चन में सॉल्व बतानी नहीं है वो हिस्ट्री, आपको क्वेश्चन में तो ये दो स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो आफ्टर द सॉल्यूशन पार्ट, है ना। तो देखो दो ही स्टेप्स हैं, इसको सॉल्व करने में लिखवा भी दूंगा। पहला स्टेप है, इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है जिसको अपन आई एफ बोलते हैं। क्या निकाला जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसकी वैल्यू क्या होती है सर? उसकी वैल्यू होती है e⁻ इंटीग्रल pdx। पहले टाइप की चल रही है अभी, है ना, पहले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सेकंड टाइप में जस्ट उल्टा उल्टा हो जाएगा तो बाद में बात करेंगे उसकी, है ना। क्या होगा, जैसे सपोज करो आपकी p की वैल्यू आ रही है 3x, है ना, तो आप इंटीग्रेशन 3x कर सकते हो, dx, है ना। क्या हो जाएगा, 3x² बाय 2। ये 3x² बाय 2 आपको e के ऊपर रखना है, यानी e⁻3x² बाय 2, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आई एफ। समझ आया? सबसे पहला काम क्या करना है आपको,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो अब मैं आपको सॉल्यूशन ही दे देता हूं। नाउ आपका सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन लिख दिया अब मैंने, जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं ना, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q का भी तो कोई रोल है भाई, t का रोल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, और q का रोल है जनरल सॉल्यूशन निकालने में। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन बनेगी वही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। पर्टिकुलर क्यों होगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से c निकल के आएगा। हाँ, इसमें भी पर्टिकुलर आ सकता है, वो तो किसी में भी आ सकता है, वो तो किसी में भी आ सकता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन। फिर एक्स और वाई की वैल्यू देके आपसे पर्टिकुलर निकलवा सकता है। देख लो ध्यान से, ये फॉर्मेट याद कर लो। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डीएक्स। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि बेटा आपको है ना इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक बार तो आपको पी का इंटीग्रेशन करना पड़ता है और उसको ई की पावर के ऊपर लगा के इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दिया जाता है। फिर वो जो आंसर आया उसको आपको y के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है, और जो आपका q बचा हुआ है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। और इधर तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, केवल एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है ना। और इधर आपको इस पार्ट का आरएचएस का इंटीग्रेशन भी करना है। तो फाइनली जो आपका इक्वेशन बनेगी बेटा, वो y इज इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में अगर आप बनाना चाहते हो तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर के डिवाइड हो जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। वो सॉल्यूशन सॉल्यूशन में डिपेंड करता है कि y इक्वल टू समथिंग में सॉल्यूशन रखना चाहता है या y के साथ ही इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखना चाहता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब इसका उल्टा कर दें एक बार, मतलब dx बाई dy वाला टाइप का कर दें, और उसके बाद ये सर ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। तो सेकंड टाइप का एक बार कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप में भी वही आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, लेकिन अब की बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स ना होगा, पी डी वाई होगा, क्योंकि पी खुद फंक्शन है वाई का। पहले पी फंक्शन था एक्स था, एक्स का भाई एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करोगे और वाई को वाई के रेस्पेक्ट में करोगे ना। तो पी जो है अब की बार फंक्शन है किसका? वाई का। तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए प्रोसेस वो है, लेकिन ऊपर जो ई के ऊपर पावर लगेगी इंटीग्रेशन पी डी एक्स ना लग के इंटीग्रेशन पी डी वाई। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप आपने y के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब किसके साथ करूंगा? x के साथ। किसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। और इधर q के साथ वही सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, और इंटीग्रेशन इस साइड नहीं करूंगा, इस साइड करूंगा। विद रेस्पेक्ट टू पहले x किया था, अभी विद रेस्पेक्ट टू y करूंगा, क्योंकि ये खुद y की फॉर्म में, ये खुद y की, ये दोनों y की फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन भी y की फॉर्म में ही होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो y की फॉर्म में आएगा ना। खुद सोचो, ये आपने इंटीग्रल y की फॉर्म में निकाला है, तो e की पावर एक कोई y वाली चीज, y का ही तो फंक्शन माना जाएगा, और q भी एक y का फंक्शन था सेकंड टाइप में। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब थोड़ी सी रिसर्च, तो इस रिसर्च को आप थोड़ा बहुत नोट भी कर लो, है ना। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट करो हेडिंग, और पहली टाइप की इक्वेशन लिखो। बस आज यही करेंगे, इसको सॉल्यूशन का टेक्निक और एक क्वेश्चन उठा लेंगे कोई भी फ्रॉम योर एग्जांपल, है ना। हाउ टू सॉल्व अ लीनियर, आज जाओगे स्कूल? हाउ टू सॉल्व अ लीनियर, कपड़े पहन के जाओ, तीन चार लेयर करके जाओ। तो सर हाँ ओके चलो, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स टेक द फर्स्ट टाइप वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी से स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। क्या है हमारे पास? dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई, पी ऑफ वाई नहीं सॉरी, पी इंटू वाई, टी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। हाँ, dy बाई डी एक्स सही है ना। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैं एक बार ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। अब आपको एक ऐसा कोई फंक्शन चाहिए x का, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए x का, जिसको हाल फिलहाल के लिए मैं g ऑफ x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? g ऑफ x।
ठीक है। इसको क्या हुआ, लाइट गई, 1 सेकेंड। थोड़ा सा इसको हल्का सा अट्रैक्टिव बना देते हैं ताकि आपको देखने वालों को अच्छा लगे। ठीक है, सो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं दोनों साइड क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक फंक्शन चाहिए जी ऑफ एक्स। एक ऐसा फंक्शन सोचना है आपको जी ऑफ एक्स, है ना। अब एक्चुअली ये हिस्ट्री की बात हो रही है कि एक साइंटिस्ट बैठा है, एक मैथमेटिशियन बैठा है, उसको उसको सॉल्व करने की बात है, तो सोचो यार एक ऐसा फंक्शन मैं सोचूं जिसको मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं, इधर भी करूं उधर भी करूं, तो मेरे पास जो चीज आए एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है। तो देखो एक मिनट रुको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय फंक्शन जी ऑफ एक्स। अगर फर्स्ट टाइप की है तो जी ऑफ एक्स सोच रहा है, और अगर सेकेंड टाइप की है तो फिर जी ऑफ वाई सोच रहा है, ऑब्वियसली बाय जी ऑफ एक्स। अब मुझे पता नहीं ना फंक्शन क्या है, मुझे पता है कि वो फंक्शन क्या है, नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऐसा एक फंक्शन सोचना है ताकि मेरा जो इसका आरएचएस है, भाई जी ऑफ एक्स में cos एक्स भी ले सकता हूँ, जी ऑफ एक्स में sin एक्स भी ले सकता हूँ, लेकिन आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊं बोथ साइड्स, तो मेरा जो आरएचएस है वो y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन जाए। क्या कहा मैंने, y इंटू जी ऑफ एक्स का क्या बन जाए, डेरिवेटिव बनता है ना। देखो क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जी ऑफ एक्स सच दैट द आरएचएस बिकम्स such that the RHS becomes the derivative of y of g of x. Derivative of what? This function. कौन सा फंक्शन, y into g of x। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है, चेक करते हैं पहले अपन एक बार, है ना, कि ये आपको यही क्यों चाहिए, है ना। तो y ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व करता हूं मैं रफली। तो देखो इसको प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव कर दूं मैं। तो जी ऑफ एक्स, पहले सपोज करो मैंने y का डेरिवेटिव किया, तो क्या बनता है, जी ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स एज इट इज। ठीक है, समझ आया। नहीं सॉरी 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 सॉरी, इसको जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों साइड्स, इधर भी और इधर भी, और आरएचएस में मैंने क्यू की जगह क्या लिख दिया, मुझे क्या चाहिए था, आरएचएस इस फॉर्मेट में चाहिए था, तो मैंने हाल फिलहाल के लिए क्यू को इस फॉर्मेट में लिख दिया। समझ आया क्या, ये जो चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोनों साइड मैंने जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, और मेरा ये लो जी ऑफ एक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूं अलग। ये जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ये जी ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको चाहिए ही ऐसा फंक्शन, है ना। यहाँ पे तो आपको आरएचएस क्या चाहिए, ऐसा ही चाहिए, डी बाई डी एक्स, मतलब वाई इंटू जी ऑफ एक्स का क्या चाहिए आपको, डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि ये जो चीज है वो क्यू से इक्वेट करेगी लास्ट में जाके, है ना, क्योंकि ओरिजिनली तो आपके पास क्यू है ना वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलएचएस पार्ट तो सेम, एलएचएस पार्ट तो सेम, जी बाई जी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स। और आरएचएस पार्ट को सोल्व करो, तो मुझे बताओ वाई इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर जी ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस फिर y एज इट इज, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक बार के लिए लिख देता हूं मैं g डैश एक्स। यहां तक कोई डाउट। अब आप देखो आरएचएस में आपके पास ये टर्म सेम आ गई, कट गई, क्या बची, यहाँ पे तो बची p इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स, और उधर क्या बची y इंटू जी डैश एक्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद में इसको, इस वाली टर्म को मैंने एक तरीके से एलिमिनेट कर दिया, इसको, और तो मेरे पास क्या बचा फाइनली, p इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, p इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल, अच्छा y से y भी कट गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में y से y भी गया, तो क्या बचा, p इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, है ना। अब p की वैल्यू बताओ यहां से, जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब आपके पास p की वैल्यू आ गई। अब आप इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट करो एक बार, इस पोजीशन पे आप क्या कर दो, इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखो ये वाली जो चीज है इसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉडुलस जी ऑफ एक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो नीचे को टी लेके
और log t उसका इंटीग्रल होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log मॉडुलस g ऑफ x, और उधर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन p dx। उधर तो p की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है ना, तो उधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन p dx। तो नेक्स्ट स्टेप है नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैंने इंटीग्रेट किया तो इधर तो क्या मिल गया, इंटीग्रेशन p dx, और इधर मिल गया ये, और ये सॉल्व हो गया, ये आरएचएस पार्ट तो सॉल्व हो गया, एलएचएस पार्ट सॉल्व नहीं हो पाया है ना। क्या आ गया, ये log मॉडुलस g ऑफ x। तो मुझे बताओ अब अगर मैं यहां से इधर से एंटी लॉग ले लें बोथ साइड्स, आपको g ऑफ x ही तो चाहिए था, g ऑफ x ऐसा क्या है, तो अगर आप एंटी लॉग ले लो तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से एंटी लॉग लोगे तो लॉग कट जाएगा, वहां से एंटी लॉग लोगे तो ये पूरी चीज e के ऊपर आ जाएगी, आ गई। तो वो g ऑफ x जो फंक्शन था जो आप सोच रहे थे, है ना, वो आपको डायरेक्टली मिल गया। अभी मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया कि बेटा ये होता है, ये होता है आपका इंटीग्रेट, इस g ऑफ x को एक्चुअली कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी वो जो साइंटिस्ट सोच रहा था ना कि मैं एक ऐसा फंक्शन सोचूं g ऑफ x, वो सोचने के बाद उसने उसको, जब उसको फंक्शन मिल गया तो उसने उसका नाम रख दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो नाउ दिस g ऑफ x इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कि अब आपको ये पता चल गया कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। पहले आप ये सोच रहे थे कि एक ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आरएचएस में ये आ जाए, और ऐसा फंक्शन सोचते 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 मैं यहाँ आके पहुंच गया, ठीक है ना। अब यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन पे चलते हैं वापस, और बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, इससे, है ना, करवा के देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, वापस मेरे पास आ जाओ, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज जो कि क्या है, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब दोनों साइड इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ पहली टर्म से, बताओ, फिर ये दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, चेक करो, हुआ, और आरएचएस में जो क्यू रखा हुआ है उससे भी ये मल्टीप्लाई हुआ, चेक करो, हुआ, हो गया, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, एलएचएस पार्ट जो है वो इसका ओवरऑल डेरिवेटिव है, यानी चेक करो, y इंटू ई की पावर पी डीएक्स का वो डेरिवेटिव है क्या नहीं, चलो करके देखते हैं। देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, इधर देखो स्क्रीन पे, तो y का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि मेरे को y को एज इट इज रखना है, तो ध्यान से देखना बेटा, y एज इट इज हो गया, y ये एज इट इज हो गया, और इसका डेरिवेटिव करना है। तो मुझे बताओ e टू द पावर x टाइप का जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो e टू द पावर x, प्रोडक्ट रूल से फिर डेरिवेटिव ऑफ x, ऊपर जो रखा हुआ है उसका भी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो ये की यही चीज देख रहे हो, कहां दिख रही है, ये रही है, दिख रही है। और अब जो ऊपर वाली चीज है उसका डेरिवेटिव करना है, तो बेटा इंटीग्रल पी डी एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कट के पी तो बचेगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होके क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीग्रल है, वो ऑलरेडी क्या है, इंटीग्रल है, उसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इंटीग्रल का डेरिवेटिव करेंगे तो जो फंक्शन एक्चुअली वो बच जाएगा, जैसे मैंने कहा 3x, इसका पहले इंटीग्रल करो फिर आप डिफरेंशिएशन करो, तो घूम फिर के 3x ही आएगा ना, 3x का डिफरेंशिएशन 3x² बाई 2, उसका वापस डिफरेंशिएशन, वापस वो का वही 3x ही आएगा कि नहीं आएगा, सी को, सी वाली चीज को एक बार छोड़ दे तो वही आएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर। तो मैं क्या कर दूंगा, ये p तो आया ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये फंक्शन एज इट इज, और इसमें y को एज इट इज रखना था, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो डी बाई डी एक्स यहां से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या फंस जाएगा, फंक्शन y इंटू ई की पावर पी डी एक्स, और वहां पे इसका क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन। यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन था, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया ना डी बाई डी एक्स हटाने के लिए, क्योंकि जो ऊपर वाली चीज है मल्टीप्लाई करने के बाद वो इसका ओवरऑल डेरिवेटिव है। ऊपर वाली जो चीज है ना, जब ये चीज मल्टीप्लाई करी, जब ये चीज मल्टीप्लाई करी ना तीनों जगह, तो आरएचएस तो कुछ नहीं बना, आरएचएस तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो एलएचएस पार्ट है ना वो इसका टोटल डेरिवेटिव बन गया, इसका टोटल डेरिवेटिव बन गया, तो इसको, इस फंक्शन को सोचने के लिए इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ा, इंटीग्रेशन ले लिया तो बोथ साइड्स ले लिया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो है, अच्छा ये तो आपने जनरली सॉल्व किया, और जब अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी चाहिए, जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो अपन ने होमोजीनियस में भी यही सीखा था, वेरिएबल सेपरेशन में भी यही सीखा था कि अपन उसको आरएचएस में दे देते हैं, तो ये प्लस सी कहाँ जाएगा,
कहाँ आ जाएगा बेटा, आरएचएस में आ जाएगा। किसके साथ? हाँ हाँ, डीएक्स नहीं लिखा हुआ, उसको लिख दो, सही कह रहे हो। ऊपर लिखा हुआ है, नीचे स्किप हो गया। इनटू इनटू डीएक्स, मतलब एक काम करो, उसको या तो एक ब्रैकेट में पैक कर दो, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, इनटू डीएक्स एंड देन प्लस सी। ठीक है। अभी तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। जो एक्चुअली आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको तो क्या करना है, दो स्टेप्स में खत्म करना है। मतलब आपके एल्गोरिथम में दो ही स्टेप्स हैं एक्चुअल सॉल्यूशन में, और ये इसकी हिस्ट्री है भाई, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आया कैसे, पैदा कैसे हुआ। ओके, ठीक है ना। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। अब एल्गोरिथम मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, दो लाइन लिखनी है आपको एल्गोरिथम में। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है गिवन लीनियर डीई को स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली आपके लिए एग्जाम मटेरियल तो अब शुरू हो रहा है, ट्यूशन करने के लिए क्या करना है आपको, कंपेयर द गिवन लीनियर डीई विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई। सेकेंड स्टेप इज फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो फर्स्ट स्टेप है ना बेटा, वो तो प्रैक्टिकली है ही नहीं, क्योंकि लिखने के लिए तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन क्या आप देख के नहीं बता सकते क्या? आप तो देख के ही बता दोगे सर ये रहा पी, ये रहा क्यू। आपको क्या उसको ऐसे रख के कंपेयर करके ऐसे सीध देखनी थोड़ा ना पड़ेगी कि पी के सीध में कौन आ रहा है कि। ये तो पहला स्टेप तो होना ना होना आपके लिए बराबर है। आपके एक्चुअली स्टेप तो सेकंड से शुरू होगी क्वेश्चन करने की, कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना शुरू करोगे। सेकंड स्टेप इज व्हाट, फाइंड आई एफ। फाइंड आई एफ, और आई एफ की वैल्यू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। और तीसरी स्टेप में दो काम, गेम ओवर। द जनरल सॉल्यूशन इज, द जनरल सॉल्यूशन इज y into integrating factor equal to q into integrating, equal to q into integrating factor dx प्लस सी। डन। और अगर दूसरी टाइप की है, टाइप टू की है, तो उसको भी लिखो फटाफट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो भी पता है ना आपको, खैर तो वो भी लिख दो दैट इज लगा के, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, ई टू द पावर वही पी डी एक्स, ठीक है ना, होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और फिर जो भी आपका सी निकल के आएगा प्लस सी। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करेंगे रफली, कि सर दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या दो बार सी आएगा? नहीं, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी तो बेटा हो रहा है ना इंटीग्रेशन, बट वहां पे कोई सी नाम की चीज हम नहीं लगाएंगे। इज दिस क्लियर? क्यों नहीं लगाएंगे, बोलो क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमको इंटीग्रल उसका थोड़ी ना करना है, हमको इंटीग्रल उसका थोड़ा ना करना है, समझ गए? भाई आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो ई टू द पावर पी डी एक्स था, तो इंटीग्रेशन आपको तो एक ऐसा फंक्शन सोचना है ना जो बोथ साइड मल्टीप्लाई हो पाए। तो आप विदाउट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। लेट से आपने वो फंक्शन सोचा ई टू द पावर पी डी एक्स, आपने सोचा विथ सी के साथ, तो आप विथ सी के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विथ सी के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कुछ सी जैसे कॉन्स्टेंट्स निकल के आएंगे, है ना। वो सी के कॉन्स्टेंट निकल निकल के आखिरी में तो आपके ओरिजिनल सी के साथ मर्ज होकर सी बन जाने ना, बन जाने ना। तो उसको फिर लेंदी प्रोसेस में जाना ही क्यों, यानी कि हम उस टाइम कोई सी अज्यूम नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? मतलब ये कह रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन आई एफ निकालोगे आप, तो आई एफ निकालने के लिए जो आप ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स करोगे,
दैट शुड बी ओनली इंटीग्रेशन पी डीएक्स, ये मत कर देना इंटीग्रेशन पी डीएक्स जो भी आया उसके साथ प्लस सी भी लगा दिया, वो नहीं करना। समझ गए? ठीक है, मान लो पी की वैल्यू है 3, मान लो पी की वैल्यू क्या है 3, तो आपका आई एफ क्या आएगा? आई एफ आएगा आपका ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। तो आप क्या लिखोगे? ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या होता है 3x, तो ई की वैल्यू 3x ही लिखना, प्लस सी मत लगा देना, ऐसे मत लिख देना ई की, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मत लगा देना, केवल 3x लिखना। सेकंड टाइप का एल्गोरिथम बना सकते हो खुद ही, शॉर्ट में देख लो चाहे से, अगर गिवन है तो, नहीं है। सेकंड टाइप का एल्गोरिथम क्या होगा? देखो पहले आपको इसी में चेंजेस करके बता देता हूँ, ये dx बाय dy होगा और ये x होगा ना, तो आप यहाँ पे p dy निकालोगे, है ना, और उसके बाद आ जाओ नीचे, और आपका जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा नॉट y। यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो y लगा देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy हो जाएगा, और प्लस सी लास्ट में लगी जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आप ऊपर से e टू द पावर p dy, e टू द पावर p dy, e टू द पावर p dy ऐसे अज्यूम कर लो। इज दिस क्लियर? चलो क्विकली टेक एन एग्जांपल, और उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज कल करेंगे। तो आपकी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीख लिया, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, ऑब्वियसली चलना भी चाहिए। ओके, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, जनरल सॉल्यूशन चाहिए, dy बाय dx माइनस वाई इक्वल टू cos x। ये स्क्रीन मैंने खाली कर दी। क्वेश्चन क्या है? dy बाय dx माइनस वाई इक्वल टू cos x। तो क्लियरली एक डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, dy बाय dx है ना, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाती है? p की वैल्यू आ जाती है -1, और q की वैल्यू क्या आ जाती है? cos x, राइट? ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ रफली निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ई टू द पावर इंटीग्रल पी क्या है आपका? -1, तो -1 इंटू डी एक्स। तो ये ई टू द पावर -1 का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हो? 1 डिवाइडेड बाई टू द पावर एक्स। इज दिस क्लियर? सही किया क्या मैंने? -1, ठीक है, सही है, ओके। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का काम खत्म हुआ। अब एक्चुअली प्रोसेस में पता है वो क्या कर रहा है? एक्चुअली प्रोसेस में वो क्या कर रहा है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड क्या करवा रहा है? अब देखो जादू देखो, आपने dy बाय dx को भी किससे मल्टीप्लाई किया? सबको किया ना, ये था मेरा dy बाय dx, उसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर x से, या फिर इसको शॉर्ट में मैं ऐसे ही लिख देता हूँ हाल फिलहाल के, ई टू द पावर -x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था आपके पास? अगली टर्म माइनस वाई, उसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई किया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से किया। आप कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हो, आप किसी भी इक्वेशन में जब चाहे बोथ साइड्स किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ना, ठीक है। इक्वल टू cos x को भी आपने किससे मल्टीप्लाई किया? ई टू द पावर -x से किया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने जो भी निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने कैसे निकाला वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक बार मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ऐसे क्यों निकालते हो सर? ऐसे ही क्यों निकालते हो कि ई की पावर पीडीएक्स क्यों करते हो? इसकी हिस्ट्री में बता चुका हूं, है ना। अब आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ऐसे निकलता है। अब इस फंक्शन से आपने सबको मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप ध्यान से देखो, जो आपका एलएचएस है, देखना ध्यान से, ये y का डेरिवेटिव है, ये y का डेरिवेटिव है कि नहीं है? और एक बार y एज इट इज है, तो ये y इंटू ई टू द पावर -x का होल डेरिवेटिव नहीं है क्या? देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ई टू द पावर -x एज इट इज, फिर y, हाँ, ई टू द पावर -x तो इस बार एज इट इज रखा है ना आपने, डेरिवेटिव तो y का ही किया है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से। और उसके बाद ई टू द पावर -y एज इट इज, और ई टू द पावर -x का डेरिवेटिव माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली जादू से ऐसा कुछ सेट हो जाता है कि इसका होल डेरिवेटिव हो जाता है। आपने फंक्शन ही ऐसा मल्टीप्लाई किया है, समझे क्या कहा मैंने? आपने फंक्शन ही ऐसा मल्टीप्लाई किया है कि ये यहाँ पे y इंटू ई टू द पावर -x का डेरिवेटिव बन गया अपने आप ही, और उधर तो जो है सो है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते ना, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करोगे। तो इंटीग्रेटिंग जब मैं बोथ साइड्स करता हूं एक्चुअली, तो डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाता है,
इंटू डीएक्स, तो ये डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेशन से डी कैंसिल हो जाता है, तो मैं ये एक्स्ट्रा चीज जो कैंसिल होगी हटा देता हूं। तो बाय लॉजिक तो अपन क्या करते हैं कि अपन सिंपली ये लिख देते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है ना। बाय डायरेक्ट लॉजिक तो अपन ये लिख देते हैं, लेकिन ये चीज आई का सर ये कैसे लिख दिया आपने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिख दिया, क्योंकि ऊपर वाली चीज जो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रल करके लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ आया। अब इसके आगे फिर आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना फिर थोड़ा लेंदी टास्क है, ये आप घर पे देख सकते हैं, मतलब बाय पार्ट्स होगा, और बाय पार्ट्स भी एक बार में नहीं होगा, दो में होगा ना। इसको I1 लेना पड़ेगा, आपको अलग जाके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार आपको बुक से ही सॉल्यूशन दिखा देता हूं। यहां तक तो आ चुके हैं अपन, देखो यहां तक तो आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है, इसको आई ले लिया इन्होंने, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, है ना। जैसे बाय पार्ट्स लगाते हैं, और एक बार नहीं दो बार में ये होगा, है ना। साइन cos x से एक बार sin x बनेगा, sin x से वापस cos x बनेगा, तो ये एक्चुअली आई आ गया वापस घूम फिर के, और ये भी आई की वैल्यू थी, तो आई प्लस आई, ये ऐसे इंटीग्रल्स कर चुके हैं ना कई बार अपन, आई प्लस आई क्या हो गया 2i हो गया, तो आपका फाइनली आई आ गया, मतलब वो जो स्टार्टिंग में अपन ने आई अज्यूम किया था उसकी वैल्यू ये आ गई, इसको उसमें पुटअप करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई था उसकी जगह ये पुटअप कर दिया प्लस सी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना है, तो e टू द पावर माइनस एक्स से आप डिवाइड कराओगे, यही कराओगे, तो e टू द पावर माइनस एक्स इसमें भी लगा हुआ है, तो जब आप इससे डिवाइड कराओगे e टू द पावर माइनस एक्स, और जब आप इससे भी डिवाइड कराओगे e टू द पावर, तो ये वाला तो कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा c डिवाइडेड बाई टू द पावर माइनस एक्स से, तो ऊपर आके c डिवाइडेड बाई e टू द पावर प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं समझ आया। ठीक है ना भाई, इस फंक्शन से भी आप e टू द पावर माइनस एक्स को डिवाइड कराओगे, और c से भी कराओगे, तो जब इससे कराओगे तो ये तो कट जाएगा, तो सिंपली ऐसा ही रह जाएगा, है ना। और जब c से कराओगे तो आप कुछ सोचो, c डिवाइडेड बाय कहां गया, c डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस एक्स कराएंगे, तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स हो जाएगा ना। अब इसको c नहीं लिख सकते, इसको वापस सी नहीं लिख सकते, इसके बाद फंक्शन लगा हुआ है, इसके बाद फंक्शन लगा हुआ है ना, इसको सी लिख दो कहीं, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब सेकंड टाइप वाली इक्वेशन देखना एक बार, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ये इजी दिखाई दे रही है। देखो इसको पहले किसी भी फॉर्म में चेंज करने से पहले आपको dy बाई dx को आइसोलेट करना पड़ेगा, मानते हो। तो dy बाई dx को अगर मैं आइसोलेट कर दूं तो क्या आ जाता है, dy बाई dx, बोलो dy बाई dx प्लस 2y बाई x से डिवाइड कराऊंगा, 2y बाय या 2x इंटू वाई, और इक्वल टू x कट के क्या बचा x, तो ये फर्स्ट टाइप की बन गई वापस, है ना, पी वाई प्लस क्यू, नहीं ये वाली रहने दो, फिर ये तो कर ही लोगे अब, ये चलो कर दो। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पड़ा, है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, लेट्स से कि हमारा क्वेश्चन है ना। पहला काम बोलो p और q निकालना, बोलो पहला काम p और q निकालना, p की वैल्यू 2 बाई एक्स और q की वैल्यू x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो फटाफट, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, है ना, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या p 2 बाई एक्स dx, तो 2 तो बाहर आएगा और log x आएगा, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, e से log कट के, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x, अब प्रैक्टिकली तो आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है सबको, लेकिन वो 3-4 स्टेप्स में सोल्व हो गए, होगा क्या, मैं डायरेक्ट वही स्टेप लिखूंगा, और अपने को एग्जाम में भी वही डायरेक्ट स्टेप लिखनी, क्या कहा मैंने, प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक लाइन लिख देना, एक काम करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर वी गेट, और उसके बाद फिर डायरेक्ट वो लाइन लिख लेना, मतलब सोल्व करने के बाद जो बनेगी वो क्या बनेगी आपको पता है, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर dx, यही बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी, तो फिर बाद में लगा देंगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, और यहाँ पे क्या है y इंटू एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो यहाँ तो 2 पावर रह जाएगी, और वहां पे c से एक्स स्क्वायर डिवाइड कराओगे तो c इंटू एक्स की पावर -2, दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। इस बार इस टाइप की इक्वेशन में हमेशा c के साथ आपको वेरिएबल मिलेगा, ठीक है ना, हर बार आपको वेरिएबल मिलेगा, इज दिस क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर एक आध कोई, देखो ये आ रहा है फाइनली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर -2, एक आध कोई उल्टी वाली भी मिल जाए तो फिर खत्म करें काम को, यही मिल गई,
इसने P1 Q1 लिया था, अपन ने P डैश Q डैश लिया था। तो सबसे पहला काम क्या होता है, dy बाय dx को आइसोलेट करना, राइट। हाँ ले सकते हैं, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप P और Q ले लेना, कोई मना नहीं करेगा आपको ना। ठीक है ना। आपको जब दो चीजें एक साथ बताई सिखाई जाती हैं तो फिर आपको जनरली दो अलग अलग नाम उसके रख के सिखाए जाते हैं, वो एक अलग बात है, बाकी आप चाहो। हाँ ठीक है, चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं ये वाला। तो लेट्स से कि एक बार मैं इसमें से dy बाय dx की वैल्यू निकाल, आपको थोड़ा सपने आएंगे, आपको थोड़ा सपने आएंगे कि ये फर्स्ट टाइप की कि सेकंड टाइप की, तो आप तो बाय डिफॉल्ट dy बाय dx की वैल्यू निकालो, निकालो देखें। तो dy बाय dx की आप वैल्यू निकालोगे क्या, जैसे होमोजीनस में निकालते थे, dx के साथ जो जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव करके ऊपर, और dy के साथ जो जुड़ा हुआ है वो एज इट इज करके नीचे, ऐसे ही करते हो, और माइनस से माइनस कट गया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब आप क्या इसमें देखो, ऐसे कर सकते हो क्या, दिस एंड दिस, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते ना, ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आपने एनालाइज किया ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसी क्षण इसका रेसिप्रोकल कर दो, उसी क्षण इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको हिंट मिल जाएगा कि तो दूसरे टाइप की है। तो dx बाई dy कर दूंगी मैं, तो dx बाई dy करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y² डिवाइडेड बाय y। अब आप ऐसे जरूर कर सकते हो, कर सकते हो। तो आप जब आप ऐसे करोगे तो क्या बन जाएगा, x बाई वाई प्लस 2y। समझ आया। अब देखो अगर इधर x है, अगर इधर x है तो आपको x वाली टर्म को इधर लेके आना है। पहले y थी तो किसको लेके आए थे, y वाली टर्म को। तो अब मैं इसको इधर लेके आता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल देने के लिए, dx बाई dy माइनस एक्स बाई वाई। अब एक्स बाई वाई को भी मैं जान करके ऐसे लिख रहा हूं 1/y इंटू एक्स, ताकि p साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। इक्वल टू उधर क्या है 2y। तो लेट्स से कि अब मैं इसको कंपेयर करता हूं जनरल फॉर्म से, तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ऐसे ही होता है। तो p की वैल्यू क्या आ गई -1/y, और q की वैल्यू क्या आ गई 2y। लेट्स फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है -1/y, dy होगा आपकी बार, है ना। तो -1 को तो बाहर ले जाओ, तो e की पावर -1 तो सपोज करो बाहर आया, तो माइनस लॉग मॉडुलस y, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर लॉग माइनस अंदर जाएगा तो 1/y, और e से लॉग कट के आंसर क्या आ जाएगा 1/y। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, y नहीं, y नहीं, आपकी बार x। देखो आपको खुद को एंटी मिल जाता है, ये खुद ही y में आया है, ये खुद ही y में आया है, तो फिर y से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा x से। और अगर ये x में आता तो मल्टीप्लाई किससे होता y में। पहले अपन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे, अभी ये खुद ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही y में आया है, तो फिर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y इक्वल टू q, क्या था q 2y इंटू वॉट 1/y, और इसका dy, y से y खत्म। तो ये इंटीग्रेशन 2 क्या होता है 2y, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो ना, 2y प्लस c, और उधर कौन है x बाई वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y² प्लस cy आंसर। और x एज ए फंक्शन ऑफ y मिलेगा आपको उल्टे में, वैसे क्या मिलता था y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसमें क्या मिलेगा x इज ए फंक्शन ऑफ y मिलेगा। हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक खास बात है बेटा, इसका फाइनल सॉल्यूशन है ना, वो उसमें y आइसोलेटेड रहेगा, जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x पूरा मिलेगा, y इधर मिलेगा सारे x उधर मिलेंगे, और उल्टी है तो x इधर मिलेगा और सारे y उधर मिलेंगे। बाकियों में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती थी, मतलब अपन ने दो तरह के फंक्शन सीखे थे जिसमें आइसोलेट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसमें आपको एक्सप्लिसिटली अलग से दिखाई देगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइनल सॉल्यूशन में, y एज ए फंक्शन ऑफ x या फिर x एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, दैट्स इट, चलें, काफी आज के लिए फिर। ठीक है, तो कल अपन फिर और भी एग्जांपल्स हैं, ये हमारा फाइनल आंसर देखो मैच कर गया, x इक्वल टू 2y² प्लस 3y। तो टेक्निक भी सीख ली, सारा सब कुछ सीख लिया है। तो कल अपन बिल्कुल रेडी हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। बीच के कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी बेटा इस एक्सरसाइज में, तो हाँ तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आप एग्जाम्पल्स कवर करो आज के दिन में। तो कल अपन 9.6, और कुछ एग्जाम्पल नहीं समझ आता तो उसको स्टार मार्क करके नोट करके रख लो कि ये पूछना है ना। कल अपन एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करेंगे। डन, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एक सेकेंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड